हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपिका कपूर। जैसे कि हमने अपने पहली वाली वीडियो में भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या फ़र्क होता है। कुछ देशों में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है और कुछ देशों में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और एक और चीज़ भी हम जानेंगे, जैसे कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर संघवाद होने के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका क्या अर्थ है, जैसे कि संघ व्यवस्था क्या होती है कि संघीय व्यवस्था के अंदर जो शक्तियां हैं वो बांट दी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, ताकि दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सरकार को अच्छे से चलाएं। केंद्र सरकार केंद्र लेवल पे काम करे और जो राज्य सरकार है वो राज्यों के अंदर व्यवस्था को अच्छे से चलाए। लेकिन जहाँ तक हम एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक व्यवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं, एकात्मक व्यवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास होती हैं, राज्यों को कोई पावर नहीं होती, राज्य पूरी तरह से केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें आज दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया है संघीय व्यवस्था के अंदर। और एक और बात आपके लिए जाननी जरूरी है कि हमारे संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, उसमें से सिर्फ 25 कंट्रीज़ ही ऐसी हैं जहां पूरी तरह से संघवाद को अपनाया गया है। और संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था में सबसे बड़ी उसकी विशेषता ही यही है कि इसमें कैसे शक्तियों का विभाजन किया गया है। मैंने आपको अपने पहली वाली वीडियो में भी ये बताया था कि शक्तियों का विभाजन 3 तरह से किया गया था: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करस लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है, जिसके ऊपर शक्तियाँ किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई हैं। केंद्र उसके ऊपर कानून बनाती है जिसके अंदर रक्षा, विदेश, संचार आदि विषय आते हैं। ऐसे ही राज्य सूची के अंदर स्थानीय विषय आ जाते हैं, जो क्या है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकारों को होता है। दूसरी तरफ जो समवर्ती सूची है, उसमें चाहे हमारे संविधान में ये दिया गया है कि अधिकार दोनों को होता है कि चाहे तो केंद्र कानून बना सकता है और चाहे तो राज्य कानून बना सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हम क्या कहेंगे कि ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, कि समवर्ती सूची के ऊपर भी जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अगर इसकी दूसरी व्यवस्था को देखें, दूसरी विशेषता देखें कि क्या है कि संघीय व्यवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि संविधान जो होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान के अंदर जो कानून लिखे गए हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाता है। हमारे भारत के अंदर भी हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखा हुआ लिखित संविधान है। और यहाँ पे हम ये बात कहेंगे कि संविधान को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। दूसरी, अगर हम इसकी बात करें आगे कि एक और क्या विशेषता पाई जाती है कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कि हमारे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था को बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है। और साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार भी किसको दिया गया है, कोर्ट को दिया गया है। कि कोर्ट के ऊपर हम ये कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर किसी भी तरह का, कोर्ट के ऊपर किसी और को कार्य करने का, यानी कि हमारे जो सरकार के 3 अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधान पालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, तो हमारी न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, वो पूर्णतः अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। संविधान की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये क्या है, मेन विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंदर संविधान को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। दूसरा, अगर हम इनके अधिकारों की बात करें तो संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के अंदर कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि संघीय सरकार क्या है, संघीय सरकार में दोहरी सरकारी व्यवस्था होती है। दोहरी सरकार की व्यवस्था क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों में शक्तियों को बांट दिया जाता है। इसके विपरीत अगर हम एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार के अंदर हम ये कहेंगे कि जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय सरकार जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। और राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, कि राष्ट्रीय सरकार चाहे तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, लेकिन पावर्स किसके पास हैं, राष्ट्रीय सरकार के पास हैं।
दूसरा इसका डिफरेंस करें तो हम ये कहेंगे कि लिखित संविधान होता है कि संघीय व्यवस्था के अंदर लिखित संविधान को बनाया जाता है, उसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन ऑलरेडी लिखे होते हैं ताकि केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं वो आपस में अच्छे रहें। दूसरी तरफ अगर डिफरेंस में हम एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार में दोनों तरह से हो सकता है, लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित संविधान भी हो सकता है। ऐसे ही एकात्मक सरकार का सबसे बड़ा लिखित संविधान का एग्जाम्पल फ्रांस है कि जहाँ पे क्या है, एकात्मक शक्तियों को अपनाया गया है, और दूसरी तरफ अलिखित संविधान का एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटेन है। अगर हम तीसरे इनके डिफरेंस की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। संघीय सरकार के अंदर शक्तियों को ऑलरेडी संविधान के अंदर बांट दिया गया ताकि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने लेवल पे काम कर सकें। और इसके डिफरेंस में अगर एकात्मक शक्तियों की बात करें तो शक्तियों के विभाजन के स्थान पर समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रीय सरकार के पास होती हैं, कि शक्तियों को बांटा नहीं चाहता, शक्तियां सारी राष्ट्रीय सरकार के पास होती हैं और अब ये राष्ट्रीय सरकार की मर्जी है कि वो कौन से विषयों को क्षेत्रीय सरकार को देना चाहती है। फिर आगे डिफरेंस की बात अगर हम करें तो संविधान सबसे सर्वोच्च है, सरकार का अनुशासन, सरकार पूरी तरह से संविधान के आधार पर काम करती है। जबकि एकात्मक सरकार की हम बात करें, एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक में संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है जैसे कि जापान, और नहीं भी हो सकता जैसे कि ब्रिटेन। के संविधान को, जापान के अंदर भी एकात्मक सरकार है लेकिन वहाँ पर क्या है, एकात्मक सरकार के अंदर किसको वो बनाया गया, जापान के अंदर वहाँ क्या है, एकात्मक सरकार होते हुए भी संविधान सर्वोच्च है। जबकि हम ये कहेंगे कि ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि एकात्मक सरकार के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो द्विसदनीय विधायिका, यानी कि हमारे यहाँ पर 2 सदन की विधायिका को अपनाया जाता है। जैसे कि हमारी संसद के अंदर भी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों को अपनाया गया है। जबकि एकात्मक सरकार में विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है जैसे ब्रिटेन के अंदर, और नहीं भी हो सकती यानी कि चीन के अंदर। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर हम कहेंगे कि जो संघीय सरकार का संविधान होता है वो कठोर संविधान होता है, और जबकि एकात्मक सरकार में भी हम यही कह सकते हैं कि संविधान कठोर हो भी सकता है जैसे कि फ्रांस का संविधान, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो कठोर नहीं भी हो सकता जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो इस तरह से ये क्या है, एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच की क्या हम ये कहेंगे कि इनमें ये फ़र्क पाया जाता है, ये डिफरेंस है उनका। अब हम बात करेंगे कि भारत के अंदर क्या वो कारण है कि भारत के अंदर क्या है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। इसका मतलब क्या है कि कहने को तो हमारे यहाँ पर केंद्र है, केंद्र और राज्यों में शक्तियाँ बांटी गई हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, किसकी बजाय, राज्यों के बजाय। सबसे बड़ी जो शक्ति है केंद्र के पास, अगर हम एकात्मक शक्तियों की बात करें कि एकात्मक शक्तियाँ कैसे हैं भारत के पास, तो सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, आपातकालीन शक्ति, जो किसके पास है, केंद्र के पास है आपातकालीन शक्ति। और इसका अर्थ क्या हुआ कि केंद्र के पास आपातकालीन शक्ति होने से केंद्र के हाथ में सबसे बड़ी पावर है कि वो राज्य सरकार को कभी भी ख़त्म कर सकती है। और एमरजेंसी के अंदर हमें जो आर्टिकल संविधान के अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, जिसके अंडर कभी भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में परिस्थितियों के हिसाब से लगाया जा सकता है। और ये क्या है, एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और वैसे भी अगर हम राज्यों के और केंद्र के बीच में शक्तियों के विभाजन की बात भी करें तो मेन जितने भी इम्पॉर्टेंट हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, 100 से ज़्यादा विषय वो हमारे यहाँ पे क्या है, 100 के करीब विषय हैं जो केंद्र सरकार को दिए गए हैं। जबकि हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या है, 60 के आसपास विषय डाले गए हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची का भी पूरा अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है, कि केंद्र जो कानून बनाती है वही क्या है, समवर्ती सूची में लागू होता है। एकात्मक सरकार की एक और विशेषता भारत के आधार पर क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर एकल नागरिकता है। कई देशों के अंदर जहाँ पे संघात्मक सरकार है, जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे केंद्र की अपनी नागरिकता मिलती है और राज्यों की अपनी नागरिकता मिलती है। मतलब कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का अधिकार है, जबकि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। हमारे यहाँ पर भारतीय होने की सिंगल सिटीजनशिप हमारे को मिलती है।
और अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, या हम हमारे यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो उनको चुनने का अधिकार और उनको राज्यों के अंदर स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो भी कहेंगे हम केंद्र के पास है। केंद्र चाहे तो राज्य, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भी किसके पास है? सिर्फ केंद्र के पास है। केंद्र ही उसका निर्वाचन भी करता है और केंद्र ही क्या है, उसको राज्यों के अंदर चुनता भी है। और जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, चाहे बाद में राज्य प्रशासन को का कार्यभार संभालने को उनको दे दिया जाता है, लेकिन एक बार अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि ये पावर भी केंद्र के पास है। तो ऐसे हम ये कहेंगे कि काफ़ी सारी और एक और बात आपके ये समझाने वाली है कि राज्य सूची में जो विषय हैं, वैसे तो राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं कि अगर केंद्र को ये लगता है कि राज्य सूची में ऐसा विषय है जो क्या है ज़रूरी है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होना चाहिए, तो राज्यसभा के अंदर पूर्ण बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार राज्य सूची में से उस विषय को किस में ले लेती है? संघ सूची में ले लेती है, और 1 वर्ष के लिए उस पर कानून अपनाने का अधिकार भी किसके पास आ जाता है? केंद्र के पास आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, कि भारत संघात्मक होते हुए भी पूरी तरह से एकात्मक है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पर चाहे संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर ये डिफरेंस होने के बाद भी हमारे यहाँ पर संघात्मक होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? राज्यों की बजाय। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।